हाय एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि जीओसी से है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इससे पहले हमने एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया जो था कार्बो अनायन। आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बो कटायन के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वो स्पेसिस होती है जो कि रिएक्शन के बीच में या फिर रिएक्शन के दौरान या फिर मैकेनिज्म में दिखते हैं। बेसिकली ये जो स्पीसीज होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये स्पीसीज होती है अनस्टेबल स्पीसीज, जिसकी वजह से किसी ना किसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो बहुत कम लाइफ टाइम होती है इन सभी स्पीसीज की जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद इन 1 सेकेंड से भी कम लाइफ टाइम होती है इन रिएक्शन इंटरमीडिएट की। तो आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट जो पढ़ेंगे वो है कार्बो कटायन। सबसे पहले कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने कार्बो अनायन में डिस्कस करे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की कैसी ज्योमेट्री होती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये सभी बातें हम सॉर्ट आउट कर देंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। बाद में पढ़ेंगे फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करें। और सबसे लास्ट डिस्कस करेंगे जनरल रिएक्शन उसकी कार्बो कटायन की। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर डिस्कस करेंगे हम स्ट्रक्चर कि कार्बो कटायन कैसे होता है। इससे पहली वाली वीडियो मैंने कार्बो अनायन के ऊपर अपलोड की थी, आप वो देख लेना। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़ेंगे कार्बो कटायन की। तो यहाँ पर मैं कार्बो कटायन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ सबसे पहले। तो देखिए कार्बो कटायन क्या होता है, अगर कोई भी स्पीसीज या फिर कार्बन स्पीसीज जो पॉजिटिवली चार्ज गेन करती है, अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है अपने साथ, तो उस स्पीसीज को हम कार्बो कटायन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखिएगा कि कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कटायन पॉजिटिव चार्ज से ही डिनोट किया जाता है। आपको पता है कि जो भी स्पीसीज अगर कटायन कहलाते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। तो कार्बो कटायन वही स्पीसी है, कार्बन, कार्बो यानी कि कार्बन और कटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। कार्बन को अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उस स्पीसीज को हम कार्बो कटायन कहते हैं। तो अभी कार्बो कटायन को कितने बॉन्ड होते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए 3 बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नजर आ रहा होगा आपको, ये देखिए 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 3 बॉन्ड से यहाँ पर आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। कार्बो कटायन कंटेन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो सभी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कार्बो अनायन में क्या होता था कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ होती थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर थे। अभी कार्बो कटायन के केस में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 बॉन्ड कार्बन ने फॉर्म किए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। और तीनों 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन वाली स्पीसीज है, कार्बो कटायन स्पीसीज में, तो ये सभी 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अभी आगे देखेंगे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। SN1 मैकेनिज्म में भी आपको समझ आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 और इसकी ज्योमेट्री रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन अभी sp2 है, तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। जिस भी कंपाउंड की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, उस प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन के अबोव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से अटैक करता है। ये समझेंगे आप SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म में रेसिमिक मिक्सचर जब भी फॉर्म होते हैं तब वहाँ पर 100% हमको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता है। वहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से 50% प्रोडक्ट मिलेगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से 50% प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक यहाँ पर दोनों पॉसिबल होंगे। ये SN1 मैकेनिज्म की बात है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया वहाँ पर भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ तक अभी ध्यान रख लीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और जो ज्योमेट्री रहता है, शेप या फिर स्ट्रक्चर भी आप कंसिडर करते हैं, वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अभी बात आती है क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकता है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो देखिए अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
तो अभी बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस कब शो करता है, जब उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड होने इलेक्ट्रॉन्स होने का ही क्राइटेरिया अप्लीकेबल होता है जब कोई भी कंपाउंड मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीसीज के पास नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर अज्यूम करिए कार्बोकैटायन के केस में देखिए यहाँ पर तीनों बॉन्ड है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में भी है, यानी कि एक भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं करेंगे। लिख देती हूँ यहाँ पर डायमैग्नेटिक। लास्ट में आएगा कैरेक्टर कि कौन सा न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर कौन सा है, न्यूक्लियोफिल है या फिर इलेक्ट्रोफिल है। न्यूक्लियोफिलिक वो स्पेसीज होती है जिनके पास लोन पेयर ऑफ या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक वो स्पेसीज होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर उनके पास इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में वो डिफिशिएंट होते हैं। सिमिलरली कार्बोकैटायन के केस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कार्बोकैटायन भी यहाँ पर 3 बॉन्ड से कार्बन है यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर मतलब कार्बन को 3 वाटर अटैच है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज भी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में यहाँ पर ये रीच नहीं होगा, डिफिशिएंट होगा। तो ये सभी थे जनरल कैरेक्टर कार्बोकैटायन के बारे में। अभी हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसा होता है कार्बोकैटायन का। तो मैं ये जो भी मैंने अभी यहाँ पर लिखा है तो मैं क्लीन कर देती हूँ सबसे पहले। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कार्बोकैटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोकैटायन का, ये अभी हम देखेंगे। सिंपल है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी कि फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोकैटायन का। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस तरह से लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पर मैंने अल्कील हैलाइड का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐड किया है। ये कार्बन ग्रुप है जो अल्कील फॉर्म है, और यहाँ पर एक्स जो ग्रुप है ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में डिफिशिएंट होगा। कैसा है देखिए यहाँ पर जो है वो ग्रुप कार्बन को जो भी अटैच है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जिसके वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एब्स्ट्रैक्ट कर सके और कार्बन को पॉजिटिव कर सके। देखिए एक हैलाइड ग्रुप यानी कि ऐसे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग है जो इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, इसके वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में डिफिशिएंट हो गया। तो ये बनेगा यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अभी यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन सिंथेसाइज हुआ, ये हेट्रोलिटिकल क्लीवेज के थ्रू फॉर्म हुआ है। जब हमने कार्बो अनायन पढ़ा था तब मैंने वहाँ पर बताया था कि हेट्रोलिटिकल क्लीवेज क्या होता है। हेट्रोलिटिकल क्लीवेज वो होता है जहाँ पर सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स नहीं बटे जाते। समझ रहे हो आप? देखिए इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली यहाँ पर एक्स या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गए टोटल दोनों भी। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगली डिवाइडेड होते तो होमोलिटिकल होता। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिकल क्लीवेज के थ्रू यहाँ पर कार्बोकैटायन सिंथेसाइज होता है। तो देखिए अगर हम पेरेंट यहाँ पर एक मैंने अगल समझिए अल्केन ड्रॉ कर दिया अगर मैंने, तो देखिए अगर हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड होता है ये ज़्यादा पोलर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो आयन है कार्बोकैटायन सिंथेसिस होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। मेजरली कार्बो अनायन किसी तरह से सिंथेसाइज हो जाता है, बट कार्बोकैटायन नहीं सिंथेसाइज होता है। कार्बोकैटायन सिंथेसिस होने के लिए कार्बन को एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होना चाहिए जो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम जो कि है स्टेबिलिटी, कि हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 3 कंपाउंड दे दी हमने, समझ लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, तो आप अगर उनमें से कैसे डिटरमाइन कर सके कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे कार्बोकैटायन के सभी फॉर्म और आइलस्ट्रेट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के ऊपर कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो स्टेबिलिटी हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे
हाइपर कंजुगेशन के ऊपर। हाइपर कंजुगेशन एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो कि अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। तो क्या होता है हाइपर कंजुगेशन? हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, मैंने अपलोड किए वीडियो, हम जल्दी हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए अगर आपको जानना हो तो हाइपर कंजुगेशन ऐसा क्राइटेरिया फिर ऐसा फिनोमिना होता है जो कि अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर ही मतलब वो एप्लीकेबल होता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन परफॉर्म हो सकता है, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग हाइपर कंजुगेशन होता है, और ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होता है। तो चलिए, हाइपर कंजुगेशन तो अभी आपको समझ में आ गया है। अभी हम डिसाइड करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। यह है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देख रहे होंगे आप, ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है, जिसकी वजह से इसको टर्शियरी कार्बोकैटायन कहा गया है। उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जहाँ पर कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है, इसकी वजह से इसका नाम रहेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अभी प्राइमरी कार्बोकैटायन, इन सभी तीनों कार्बोकैटायन को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। प्राइमरी कार्बोकैटायन। अभी देखिए बात आती है हाइपर कंजुगेशन की, और हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर अगर हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो हमको उसके रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी बता देती हूँ आपको कि किसके कितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर। जिस मॉलिक्यूल के या फिर जिस कंपाउंड के हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। बेसिकली क्रॉमर क्राइटेरिया यही है कि अगर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो वो स्पेसिस या फिर वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। यहाँ पर मैंने चार्ज नहीं दिया, ये है मिथाइल कार्बोकैटायन। तो देखिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन जो स्ट्रक्चर है वो 10 बनेंगे। जब हम हाइपर कंजुगेशन डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी। टर्शियरी कार्बोकैटायन के केस में 10 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, 10 हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी आते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर। सेवन हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ही लिख रही हूँ। और प्राइमरी कार्बोकैटायन में सिर्फ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देख रहे होगे आप, मैंने इससे पहले बताया कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया है। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो कंपाउंड या फिर वो मॉलिक्यूल या फिर वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। हम अभी कार्बोकैटायन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कार्बोकैटायन को कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या फिर दूसरे स्पेसिस को अगर कंसिडर करते होंगे तो भी हम इसी तरह से हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं कि कैसे वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर क्लियर है, अभी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखना होगा, अभी मैंने यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन की बात नहीं की है। देखिए एक भी अल्फा कार्बन या फिर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से इसके एक भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनते। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर लिए और मैंने आपको बता दिया कि 10 हाइपर कंजुगेशन, 7 हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 4 हाइपर। तो ज़्यादातर स्टेबल रहेगा ये टर्शियरी कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी और बाद में प्राइमरी, और सबसे कम स्टेबल रहेगा मिथाइल कार्बोकैटायन। कुछ याद आ रहा है? कार्बो अनायन के केस में यहाँ पर टोटली उल्टा हुआ था, टोटली अपोजिट क्राइटेरिया था वहाँ पर।
बट कार्बोकटायन की बात करते हैं तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो ये सीक्वेंस रहेगा ज़्यादातर कि कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादातर या फिर कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादातर स्टेबल होता है। अभी बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अभी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कोशिश करते हैं जानने की कि कैसे स्टेबिलिटी यहाँ पर एक्सप्लेन होती है। चलिए अभी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आते हैं हम और यहाँ पर बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। यहाँ से हाइपर कंजुगेशन मिटा देती हूँ। तो देख रहे होंगे आप, अभी हमने रिसेंटली हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कार्बोकटायन की। अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दे दिए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वहाँ पर जो है कुछ पार्शियली पोलैरिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये जो अल्किल ग्रुप है कार्बन को अटैच, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कुछ इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंडीशन में डिफिशिएंट है, यानी कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप रहेंगे अल्किल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अपने देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मैंने बताया था जब मैंने वीडियो अपलोड की थी कि आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है और आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बोकटायन की बात करते हैं तो ये जो अल्किल ग्रुप है यहाँ पर दो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये बीच के जो कार्बन जो डिफिशिएंट है इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो देखिए अभी क्या होता है, टर्शरी कार्बोकटायन के केस में 3 अल्किल ग्रुप है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो तीनों ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कार्बन के ऊपर ज़्यादातर चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले सोर्सेस है वो ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ये टर्शरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। देख रहे होंगे आप, कार्बन डिफिशिएंट है, इसकी वजह से अल्किल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से टर्शरी जो कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो इसी तरह का कुछ सीक्वेंस ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, जो कि सिमिलर हाइपर कंजुगेशन में था। यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप है और यहाँ पर 1 अल्किल ग्रुप है और इस मिथाइल कार्बोकटायन को एक भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है। ये अकेला अल्किल ग्रुप है जहाँ पर एक ही कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन्स देने वाला नहीं है। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। यहाँ तक हमने स्टेबिलिटी कंप्लीट कर ली है। अभी मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आप कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते कुछ जनरल रिएक्शन है जो कि कार्बोकटायन कैसे शो करते हैं वो हम देखेंगे कुछ जनरल रिएक्शन से। कुछ अभी जनरल रिएक्शन देखेंगे हम। जनरल रिएक्शंस ऑफ ए कार्बोकटायन। तो देखिए ऐसी ढेर सारी रिएक्शंस होती है जिसमें कार्बोकटायन दिखते हैं हमको और वो रिएक्शन शो करते हैं। SN1 में भी आपने देखा होगा, मैंने अभी बात की थी इससे पहले थोड़ी देर पहले कि SN1 रिएक्शन में इस तरह से कार्बोकटायन बनते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होते हैं। तो जनरल रिएक्शन सबसे पहले रहेंगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशियंट होने के कारण वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रहेगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो अभी कैसे रहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम देखेंगे। यहाँ पर टर्शरी इस तरह से, यहाँ पर टर्शरी ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम रहेगा टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये टर्शरी ब्यूटिल है और इसको ब्रोमाइन अटैच है इसलिए टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड। अभी देखिए ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से Br जो है वो रिमूव हो जाएगा एज अ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, यानी कि एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप के फॉर्म में। अभी बनता है यहाँ पर टर्शरी कार्बोकटायन जो कि अनस्टेबल स्पीसीज है। ठीक
देखिए यहाँ पर टर्शरी कार्बोकटायन बन गया है। अभी ये रिएक्ट होगा एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ और जहाँ से एक प्रोटॉन एलिमिनेट होकर यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर, अब इसकी रिएक्शन होगी H2O के साथ, ये जो टर्शरी कार्बोकटायन बना था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टर्शरी कार्बोकटायन है, जिससे कि आपको और भी बेटर वे से समझेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। देखिए कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन को अटैच हो गया है यहाँ पर। तो अभी कैसे होगा, कार्बन की ऑक्सीजन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन अनस्टेबल है। ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल नहीं रहता है, वो अपनी वैलेंसी मेंटेन करने की या फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन लॉस होगा, इस तरह से नहीं, ऐसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन और -H+, यहाँ से एक प्रोटॉन एलिमिनेट होकर हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा। यहाँ पर मैं एरो दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिए CH3 यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर अल्कोहल बन गया है। देखिए OH ग्रुप कार्बन को अटैच है, यानी कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया है। समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पर बना है। तो देखिए अभी कि कार्बोकटायन ने कैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो की है, अभी हमने देखी है। इसके बाद में कुछ अलग रिएक्शन होती है, जैसे कि E1CB, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है E1, E2 और E1CB भी। तो कार्बोकटायन जो है वो E1 रिएक्शन भी शो करते हैं। तो कैसे E1 रिएक्शन शो करते हैं अभी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन होगा E1 से। बेसिकली E1 होता है, E2 होता है और E1CB होता है। ये क्या होता है बस नाम याद रख लीजिएगा आप, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे E1, E2 और E1CB क्या होता है। बस एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जहाँ से प्रोटॉन लॉस होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर एलिमिनेशन कैसे होगा मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड वाला कंपाउंड ले रही हूँ, जो कि हमने इससे पहले वाले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में भी लिया था। कंपाउंड का नाम रहेगा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी वही बात है कि जो इससे पहले आई थी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बोकटायन की सिंथेसिस होगी। देखिए जो भी हम कार्बोकटायन वाली रिएक्शन देख रहे हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर कार्बोकटायन जो है वो फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि हम पहले ही कार्बोकटायन ले लें और उसको ट्रीट करें किसी रिएजेंट के साथ। सबसे पहले हमको वो इंटरमीडिएट बनाना पड़ता है उस रिएक्शन में। पहले इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कि पहले कार्बोकटायन बनेगा और बाद में वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर टर्शरी कार्बोकटायन यहाँ पर सिंथेसिस होगा। अभी यहाँ पर टर्शरी कार्बोकटायन सिंथेसिस हो गया है। अभी एलिमिनेशन में क्या होता है, बेस जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर अल्कीन फॉर्म होता है। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे ताकि आप इजीली समझ पाए कि बेस कैसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक बेस है जो कि निगेटिवली चार्ज है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, या फिर ऐसे भी कंसिडर कर सकते क्यों हो कि बेस प्रोटॉन इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अभी रिजल्टेंट कंपाउंड कैसे बनेगा, देखिए ये बेस है, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अभी रिजल्टेंट कंपाउंड कैसे मिलेगा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे नहीं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने देकर जाता है किसी भी स्पेसिस को। यहाँ पर हाइड्रोजन ने वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ से H2 है वो माइनस हो गया है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से कुछ ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा और रेजोनेंस के थ्रू हमें यहाँ पर मिलेगा अल्कीन। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर अभी अल्कीन बन गया है। 2 बॉन्ड जहाँ पर दिखाई देंगे वो स्पेसिस अल्कीन होती है।
तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने कार्बोकैटायन के बारे में सभी पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।